हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्योंकि ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। आप लोग सारे वीडियोस देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक संक्षिप्त में बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं परमाणुवीय संरचना, तो ये जो परमाणुवीय संरचना है किस तरह से होता है, तो इसको जानने के पहले हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इसलिए क्योंकि ये तीनों पार्टिकल इनके बेसिक पार्टिकल हैं। हालांकि मेसान, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो तीन पार्टिकल हैं ये किसी एटम के मेन बेसिक पार्टिकल हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे किसी एटम को तो इन्हीं पार्टिकल्स में ये टूटता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, सेल में पाया जाता है, ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका सिंबल क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 क्यों लिखा हुआ है, तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो चार्ज है वो कौन सा होता है, नेगेटिव, जिसका कि वैल्यू कितना होता है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 0.000548 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर में 0 लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 0 के बराबर ही होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। इसका सिंबल क्या होगा, +1H1, यानी कि इस पर चार्ज कौन से हैं, तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। यहाँ पे इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी अधिक होता है। हमें पता है कि कोई भी एटम जो होते हैं उनका न्यूक्लियस पार्ट जो होगा टोटल यही डिसाइड करता है कि इस एटम का मास कितना होना चाहिए। मतलब ये कि जितना भी इसका मास होगा वो लगभग इसी के मास के बराबर होता है, नाभिक या न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका मास कितना है, प्रोटॉन का 1.00757 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे क्या है, तो ये 0N1 इसका सिंबल है। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे चार्जेस क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस माइनस दोनों से मिल के बनता है। इसके बारे में डिटेल हम कहाँ पे पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कि जब बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वहाँ पे क्यों एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, क्यों मास कम हो जाता है, सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस से मिल के बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है कि चार्ज 0 है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मास जो इसका होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हमने क्या बोला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0, लेकिन प्रोटॉन का मास हमने कितना बोला, 1.00757 AMU मैंने बताया। लेकिन न्यूट्रॉन का मास हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है, 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब ये कि एटम में सबसे ज़्यादा मास वाला पार्टिकल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मास वाला पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इस पर चार्जेस 0 होते हैं लेकिन मास सबसे अधिक होता है। तो ये तीनों पार्टिकल बेसिक पार्टिकल हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, आते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जैसे मैंने बीच में लिखा हुआ है न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कि कार्बन हमने लिख दिया, तो कार्बन में क्या है 6 इसका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है।
मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 6 हैं, लेकिन मैंने लिखा इसका मास कितना है, 12 है। तो 12 मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ, इनका जो टोटल नंबर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका मास कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन्स की टोटल संख्या को हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की टोटल संख्या को हम क्या कहते हैं, उसका परमाणुवीय द्रव्यमान कहते हैं। अब ये जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है, तो न्यूट्रॉन है, जो पूरे एटम के मास को डिसाइड करता है। अब यदि हम न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, 1 2 3 4, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेल यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, जिसको हम कहते हैं KLMN, ये किसको बताएगा, तो सेल को बताएगा। सेल के भीतर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब सेल मिलेगा SPDF, जिसको हम उपकोष कहते हैं। यहाँ पे सेल के भीतर हमें क्या मिला, एस फर्स्ट में, सेकंड में SP, थर्ड में SPD, फोर्थ में SPDF मिला। अभी एस SP SPDF क्या होते हैं, तो एस SPDF जो होते हैं ये स्पेक्ट्रम पे आधारित होते हैं। यहाँ पे क्या है कि एस का मतलब होगा शार्प, मतलब तेज, पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, मतलब मुख्य, डी का मतलब क्या होगा, डिफ्यूज्ड, मतलब प्रसार, विसरित जिसको हम बोल सकते हैं हम। एफ का मतलब होगा फंडामेंटल, यानी कि मूल या आधारभूत। तो ये स्पेक्ट्रम पे आधारित SPDF रखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यहाँ पे एस फर्स्ट सेल मिलेगा, सेकंड सेल में SP, थर्ड में SPD, फोर्थ में SPDF। अब ये तो हम सेल से किस में आ गए, सब सेल में आ गए। अब सब सेल से किस में आएंगे, तो हम ऑर्बिटल पे आएंगे। ऑर्बिटल मतलब क्या हो जाएगा, कक्षक। यहाँ पे कक्षक में क्या होगा, तो जैसे मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, ये बॉक्स किसको बताएगा, तो ऑर्बिटल को बताएगा। ऑर्बिटल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ पे ज़्यादा होगी उसी जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है तो ये ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है तो ये ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा, कक्षक जिसको हम कहते हैं। तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं ऑर्बिटल को बता रहा है। यहाँ पे एस में 1 ऑर्बिटल हो जाएगा, एस में 1, पी में 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, एस में 1, पी में 3, डी में 5 ऑर्बिटल, और यहाँ पे एस में 1, पी में 3, डी में 5 एंड एफ में कितना हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब ये जो ऑर्बिटल है हम इस तरह से लिखते हैं, एस को तो इसको एस ही लिखेंगे, पी को px, py, pz, इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेल के भीतर क्या मिला, सबसेल, सबसेल के भीतर क्या मिल गया, हमें ऑर्बिटल मिल गया। अब जो ऑर्बिटल हमारे पास है, एस में चूंकि सिर्फ एक बॉक्स है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। यहाँ पे एस में 2 एंड पी में कितना हो जाएगा, एस में 2, एस में 2, पी में 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में कितने हो गए, टोटल 8। थर्ड सेल में बात करें तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हर एक बॉक्स पे, हर एक ऑर्बिटल पे 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। एक डिब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 डिब्बे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 डिब्बे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब फोर्थ सेल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में कितना हो जाएगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लास्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। ऑर्बिटल मीन्स एक एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एस के बारे में तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भरते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि सेल के भीतर जो केलेमन होता है उसके भीतर सब सेल मिलेगा जिसको वो कोष कहते हैं हम। एस पे डी एफ पाए जाते हैं,
उपकोष के रूप में। sp-df के भीतर हम जाएंगे तो हमें ऑर्बिटल मिलेगा जिसको हम कक्षक कहते हैं, जिसको जैसे p सब सेल के बारे में बात करें तो px, py, pz इस तरह से 3 डिब्बे मिल जाएंगे। और उसके भीतर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो सेल न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो सेल सबसे दूर होगा उसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो इसका रीज़न भी क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट सेल पे आते हैं तो फर्स्ट सेल पे आएंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, जबकि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, इस पर कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तभी इस कंडीशन में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। जब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा काम करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने से क्या हो जाती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तभी किसी एटम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस बात को हमेशा याद रखना है। आउटर सेल में क्या है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो गया तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसीलिए लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो ज़्यादा होने के कारण से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही बाहर आते हैं। एटम के बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं, आप लोग देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा, उस पर नोट्स बनाइएगा, आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल हैं और केमिस्ट्री को बहुत सपोर्ट करेगा, आप लोग के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे होंगे और आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। मेरे सारे वीडियोस को जब भी आप लोग देखेंगे या देख रहे हैं तो सारे वीडियोस मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें सारे बच्चों तक के पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुँचना है। इसलिए बच्चों जब भी वीडियो को देखते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और जब भी वीडियो आप लोग देखते हैं तो इस पर नोट्स बनाना है, इस पर काम करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे वीडियोस के नीचे में जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे सारी बातें क्लियरली पता चल सके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।